मॉर्निंग एवरीबॉडी। स्वागत है आप सभी का टोक्यो से और स्वागत है आप सभी का जापान सीरीज के 24वें एपिसोड से। ये सोलो इन जापान सीरीज का कंटिन्यूएशन नहीं होने वाला है क्योंकि मैं इस बार जापान अकेले नहीं आया हूँ। मैं अपने दोस्त आर्यन के साथ यहाँ पे आया हूँ। आर्यन ने 1 साल पहले जिम ज्वाइन करने का डिसीजन लिया और अब वो टोक्यो में एक मेंस फिजिक कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाला है। आर्यन कैसे लग रहा है? सिंक इन हो रहा है अभी भाई, धीरे धीरे। ये देख के हमेशा हिट होता है ये हम जापान पहुंचे हैं। आर्यन का जो शो है वो कल टोक्यो में है, इसीलिए आज हम उसका कार्ब अप भी करेंगे। पिछले 2 दिन से ये बहुत ज़्यादा डिप्लीटेड था, हमने इसके डाइट से कार्बोहाइड्रेट्स पूरी तरीके से हटाए थे। तो आज मस्त 7-Elevens में घूमेंगे, एक एडवेंचरस तरीके में कार्ब अप करेंगे और फिर टोक्यो एक्सप्लोर करेंगे। याद है पिछले वीडियो में मैं और आर्यन कितने बजे एयरपोर्ट पहुंचे थे? आर्यन 3 बजे। हम 3 बजे मुंबई एयरपोर्ट पहुंचे थे, जिसकी वजह से हमारी बैग सबसे पहले चेक इन हुई है। इसका मतलब बहुत हाई चांसेस है कि लास्ट में हमारी बैग आएगी, एकदम एंड में। तो काफ़ी इंतज़ार करना पड़ सकता है। पर ऑन द फ्लिप साइड मैं खुद को एक एक्सपीरियंस ट्रैवलर बिल्कुल कंसिडर नहीं करता। जापान मेरी 11th कंट्री थी, पर इन सारे कंट्रीज में से अगर इमिग्रेशन की बात की तो जापान इमिग्रेशन में मुझे हमेशा सबसे ज़्यादा टाइम लगा है। और पास्ट में 3 जापान विजिट्स में बात सेम रही है। एक इमिग्रेशन प्रोसेस की जो क्यू होती है उसमें कम से कम 1 घंटा चला जाता है और मुझे एयरपोर्ट से बाहर निकलने में एटलीस्ट 2 घंटे जाते हैं। आज मैं और आर्यन उस मेन इमिग्रेशन लाइन में जा रहे थे और हमने क्यू के एकदम एंड में देखा उन्होंने लाइन बंद कर दी थी। फिर हमें समझ में नहीं आया अब कहाँ जाए। फिर एक बंदे ने हमें साइड में बुलाया और उन्होंने सेकंड क्यू जस्ट खोली थी, इसीलिए हम काफ़ी लकी हुए और उस लाइन में हमारा नंबर बहुत जल्दी लग गया। इसीलिए इमिग्रेशन कितने 5 मिनट में ख़त्म हुआ, जो टोक्यो के लिए एक रिकॉर्ड है। Immigration quick in India, immigration quick in Japan. This is exactly like my first trip. मेरा लक था कितने रब ऑफ हो रहा है। तो ANA ये जो एयरलाइन है, इससे आने का एडवांटेज ये है कि एयरलाइन के अंदर जब फ्लाइट लैंड हो रही होती है तब हमें 2 पेपर्स मिलते हैं। एक डिसएम्बार्केशन फॉर्म होता है और एक कस्टम डिक्लेरेशन होता है। अगर आप जापानीज एयरलाइन से जापान नहीं आते तो आपको ये फॉर्म्स आइदर ऑनलाइन भरने पड़ते हैं या एयरपोर्ट पे कलेक्ट करने पड़ते हैं। इससे इमिग्रेशन के बाद थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लगता है, पर हमने प्लेन में ही वो भर दिए थे। वो पेन और पेपर दोनों प्रोवाइड करते हैं, इसीलिए एयरपोर्ट पे पूरा प्रोसेस हमारा 40 मिनट के अंदर खत्म हो गया। इवन दो मेरी बैग थोड़ी सी जल्दी आई, आर्यन के बैग को आने के लिए स्लाइटली थोड़ा सा वक्त लगा। ठीक है, ऐसा लगा कि बहुत टाइम लगा, बट एक्चुअली सिर्फ 10-15 मिनट ही लगे। पर अब हम फ्री है टोक्यो जाने के लिए। तो टोक्यो में 2 एयरपोर्ट्स हैं, एक है नारिता और एक है हानेदा। अब नारिता एयरपोर्ट टोक्यो के सिटी सेंटर से काफी दूर लोकेटेड है और ये टोक्यो का मेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। हानेदा एयरपोर्ट सिटी सेंटर में लाई करता है। उसका एडवांटेज ये है कि वो सिटी से काफी पास पड़ता है, तो फ्लाइट लैंड करने के बाद आपका जो भी होटल होगा वो मोस्ट लाइकली वहाँ से सिर्फ 10 या 15 मिनट दूर होगा। पर हानेदा एयरपोर्ट जापान के लिए डोमेस्टिक एयरपोर्ट जैसा है और यहाँ से नॉर्थ ऑफ जापान, साउथ ऑफ जापान के जो भी डोमेस्टिक फ्लाइट चलते हैं वो मोस्टली हानेदा एयरपोर्ट लैंड करते हैं। तो क्योंकि नारिता एयरपोर्ट सिटी सेंटर से इतना दूर है, हम जाएंगे ट्रेन लेके। और मुझे जापान के पब्लिक रेल नेटवर्क का बहुत शौक है। इट इज समथिंग आई एम वेरी पैशनेट अबाउट, इसीलिए आने वाले वीडियोस में मैं आपको इनके ट्रेन सिस्टम्स के बारे में बहुत जानकारी देने वाला हूँ। और मैं बचपन से ट्रेन को लेके बहुत ज्यादा पैशनेट था। तो अभी हम B1 जा रहे हैं जहाँ पर इनका रेलवे स्टेशन है और वहाँ से एक सुइका कार्ड उठाएंगे। सुइका कार्ड यहाँ का मेट्रो कार्ड है जो हम कैश के थ्रू रिचार्ज कर सकते हैं और फिर सिंपली टैप करके हमारी ट्रेन टिकट्स परचेज कर सकते हैं। तो ऐसे B1 आने के बाद यहाँ पर अलग अलग ट्रैवल सर्विस सेंटर्स हैं, इनमें से एक से हम सुइका कार्ड उठाएंगे। लेट्स गो। पिछले 2 हफ्तों से मैं और आर्यन बात कर रहे थे कि हम टोक्यो में है, ये हमें कब हिट होने वाला है। आर्यन ने एक अलग आंसर दिया, मैंने एक अलग आंसर दिया। आर्यन ने कहा कि जब हम मुंबई में फ्लाइट में बैठेंगे और जब फ्लाइट टेक ऑफ होगी नीचे मुंबई दिखेगा तब उसको हिट होगा। आई डोंट नो एक्चुअली हुआ कि नहीं, वो हम उसको बाद में पूछेंगे। पर मैंने एक पर्टिकुलर आंसर दिया था और वो आंसर वो लोकेशन है जहाँ पर मैं और आर्यन अभी खड़े हैं। ये है नारिता एयरपोर्ट B1 का रेलवे स्टेशन। तो मैंने पहले ही प्रेडिक्ट किया था कि यहाँ आने के बाद मुझे गूज़बम्स आने वाले हैं एंड इट इज़ हैपनिंग। अब अच्छे से हिट हो रहा है, जाके टोक्यो को एक्सप्लोर करते हैं। अभी हम इस लाइन में रुके हैं क्योंकि ये JR ईस्ट ट्रैवल सर्विस सेंटर 8:30 बजे खुलता है। अभी टाइम क्या हुआ है 8:27 या कुछ, तो बस 3 मिनट इंतज़ार करना है। टाइमिंग एकदम बढ़िया है,
सब कुछ बहुत परफेक्ट हो रहा है। तो वो जो काउंटर था वहाँ पर वेलकम सुइका कार्ड मिलता है जो इनके टूरिस्ट के लिए बना है, पर जो मेन सुइका कार्ड है जो बहुत सालों से डिसकंटिन्यूड था शॉर्टेज ऑफ चिप्स की वजह से, वो मुझे 2 सालों में चाहिए था पर नहीं मिल पाया। अभी वो खुल गया है, हमें सी काउंटर के पास जाके सुइका कार्ड कलेक्ट करना है और ये आई एम गेसिंग बहुत सारे सालों के लिए एप्लीकेबल होगा। 10 साल। इस काउंटर पे हमें एक कार्ड के लिए 500 येन डिपॉजिट भरना पड़ा, पर हमें एक लॉन्ग टर्म सुइका कार्ड मिला है। अब ये कार्ड अगले 10 सालों के लिए एप्लीकेबल होगा और हम दोनों ने इसके अंदर 4500 येन ईच ऐसे डिपॉजिट किया। तो 10,000 की नोट दी, उसमें से 500 डिपॉजिट कटा और 4500 जो रिमेनिंग बैलेंस है वो इसके अंदर भरा। ऑल्सो फन फैक्ट, पर ये सुइका कार्ड सिर्फ ट्रेन और बसेस में नहीं पर इनके कन्वीनियंस स्टोर्स में भी चलते हैं। तो हम जिस प्रकार से क्रेडिट कार्ड्स या डेबिट कार्ड्स टैप करके पेमेंट कर सकते हैं, इसके अंदर जो भी पैसा लोड किया है वो हम फॉर एग्जांपल फैमिली मार्ट में या 7-Eleven में बस टैप करके पेमेंट कर सकते हैं। ये जो 919 वाली ट्रेन है ये लेके हम सिटी सेंटर तक जाएंगे। हमारा जो होटल है वो शिंजुकू एरिया में है और सबसे पास वाली ट्रेन यही है। इसके 10 मिनट पहले एक ट्रेन निकल गई थी, पर यहाँ ट्रेन की फ्रीक्वेंसी इतनी ज्यादा होने की वजह से एक ट्रेन मिस भी हो जाती है, कुछ मिनटों के बाद अगली होती है। तो क्योंकि ये इनकी स्पेशल हाई स्पीड रेल नेटवर्क है, इनका टिकट थोड़ा अलग से खरीदना पड़ता है, इसीलिए वहाँ पर जो टिकट काउंटर है वहाँ पे जाके हम एक फिजिकल टिकट खरीदेंगे। ऑल इट रिकॉन्फिगर्ड। अभी मैं सब तरफ बस ऐसे करके निकलूंगा। और ये जो सुइका कार्ड है ये हम छोटे छोटे डिस्टेंसेस के लिए सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। देखो टिकट कुछ इस प्रकार दिखता है। अब मैंने उन औरत से जापानीज़ में बात की, इसीलिए उन्होंने जापानीज़ टिकट दिया, पर अगर आप इंग्लिश में बात करते हो वो आपको इंग्लिश में प्रिंटेड टिकट दे देंगे, जिससे आपको प्लेटफॉर्म नंबर, बोगी नंबर ये सब अच्छे से समझ में आएगा। तो 5 हमारा बोगी नंबर है और बिल्कुल एयरप्लेन्स की तरह 7A और 7B हमारे सीट्स हैं। आज आर्यन को विंडो सीट मिलेगी। इतना ऑर्गेनाइज लड़का है, अच्छा है। एक पानी की बोतल लेते हैं और कॉफ़ी लेते हैं। आइस्ड कॉफ़ी चाहिए होगी, यहाँ से मग उठाना पड़ता है। देखो वो पहले से ही बर्फ़ डालते हैं और फिर इसके ऊपर गर्म कॉफ़ी पोर करते हैं, फिर ठंडी हो जाती है। आई थिंक मैं सीक्रेटली तुझे होटल रूम में छोड़ के बाहर थोड़ा ऐसा फूड हंट पे बाहर आने वाला हूँ। दैट वाज स्ट्रॉबेरी व्हिप्ड क्रीम एंड कंडेंस्ड मिल्क। आर्यन का रीबाउंड बहुत क्रेजी होने वाला है प्रेप के बाद। जापान में क्या कितना खाना अवेलेबल है। ये जो सूफले पुडिंग है मैंने एक ख़रीद के रखा था एंड देन एयरपोर्ट से घर की तरफ निकलते वक्त मुझे वो फेंकना पड़ा। यहाँ पर कप रख के ये देखो, इस जापान ट्रिप की पहली कॉफ़ी, एक बहुत इंपॉर्टेंट माइलस्टोन, बहुत इंपॉर्टेंट मोमेंट। और ये आर्यन की आइस कॉफ़ी स्ट्रॉन्ग है ना, ओह दैट्स डार्क, कड़क होती है इनकी कॉफ़ी, कलर से ही पता चलता है। कल से मिल्क कॉफ़ी विल बी बैक। मैं कल रात में मिल्क कॉफ़ी पीने वाला हूँ, नो क्वेश्चंस आस्क्ड। तो अगर आप रील्स और शॉर्ट्स बहुत ज़्यादा फॉलो करते हो, आपको एक ट्रेंडी जापान रील पता होगा जहाँ पर लोग दिन भर टोक्यो में घूम रहे होते हैं और रात को वापस होटल रूम में जाते हैं, अपनी बैग खोलते हैं और दिन भर का कचरा निकालते हैं। ये बहुत ट्रू है। इस एयरपोर्ट पे फॉर एग्जांपल डस्टबिन नहीं है, पर इवन दो डस्टबिन नहीं है, आपको इधर उधर कचरा बिखरा हुआ नहीं दिखता, क्योंकि यहाँ पर एक पॉलिसी होती है कि आप जो भी कंज्यूम करते हो उसे आप खुद बैग में रखो और जब आपको बाद में गार्बेज बिन, डस्टबिन मिलेगी फिर डिस्पोज करो, और अगर नहीं मिलती रूम तक लेके जाओ, उस कचरे को संभाल के रखो और फिर डिस्पोज करो। तो सब लोग ये जो भी खा रहे हैं, जो भी कचरा है बैग में रखेंगे, खुद के पास रखेंगे, पर इधर उधर नहीं रखेंगे और वापस रूम में जाके या जब डस्टबिन दिखती है तब डिस्पोज करेंगे। तो जब मैं फर्स्ट टाइम जापान आया था ये बात पता चल के मुझे एक कल्चर शॉक आया था। चेक दिस आउट, मेरी पहली जापान ट्रिप में जब सुइका कार्ड्स अवेलेबल नहीं थे तो मैंने ये लिया था। जब मैं मई में आया था ये लिया था। जब लास्ट टाइम दीवा के साथ मैं आया था तब भी सुइका कार्ड अवेलेबल नहीं था, तब भी वेलकम ही लेना पड़ा। अब इसके बाद ये जो चेन है ये रुकने वाली है, क्योंकि ये 10 सालों के लिए एप्लीकेबल होगा। हाँ यस, 7A 7B। आर्यन को मैं विंडो सीट देने वाला हूँ, प्लीज़ यू कैन कीप द बैग अप, ऊपर रख सकते हैं। तो इस ट्रेन का फ़ायदा ये है, लेग रूम ज़्यादा मिलती है, थोड़े से कंफर्टेबल सीट्स होते हैं, पूरी तरीके से रिक्लाइन होते हैं। कोल्ड चीज़ दिखाओ, रेडी, गो बैक।
स्वागत है आप सभी का निप्पोरी स्टेशन। इसके बाद हम ट्रेन लेके शिंजुकू जाएंगे। शिंजुकू वो एरिया है जहाँ पर हमने होटल बुक किया है। काफी सेंट्रल एरिया पड़ती है, बहुत सारे JR लाइंस जाते हैं, जिसकी वजह से कनेक्टिविटी शिंजुकू में एक नंबर है। अभी क्योंकि हमें टोक्यो की पहली झलक मिली है, टेम्परेचर की बात की अभी 16 डिग्रीज है, बट इट डेफिनेटली फील्स कोल्डर। और ये स्टेशन बिल्डिंग के अंदर है, तो बाहर जब हम रास्तों पे निकलेंगे तब कितना ठंडा लगेगा वो देखने के लिए मैं क्यूरियस हूँ। यामानोते लाइन, इसके बाद हम हर जगह ये सुइका कार्ड ही इस्तेमाल करेंगे। देखो ट्रेन अभी अभी चली गई, पर ये जो भी JR के ट्रेन होते हैं इनकी फ्रीक्वेंसी 3 मिनट में एक होती है, इसीलिए 3 मिनट के बाद अगली ट्रेन आएगी तो हम वो पकड़ेंगे। वैसे देखा निप्पोरी काफी बड़ा स्टेशन है, बहुत सारे लाइंस इंटरकनेक्ट होते हैं। हल्की सी बारिश अभी भी हो रही है, पर इतनी नहीं जिससे छाता लगेगा। तो अब शिंजुकू पहुंचने के बाद देखते हैं, अगर वेदर ऐसा ही रहेगा या इससे बुरा हो जाएगा तो हमें 7-Eleven से एक छाता लेना पड़ेगा। पर स्लाइट ड्रिजल है, आई डोंट नो आपको वीडियो में दिख रहा है कि नहीं, एकदम हल्की सी बारिश हो रही है। बढ़िया वाइब्स है बस मामू नक्शा। तो एग्जैक्टली 3 मिनट के बाद अगली ट्रेन आ गई है। ये ट्रेन हमें शिंजुकू तक लेके जाएगी। तो यार फाइनली 1 घंटे के सफर के बाद हम शिंजुकू पहुंच गए हैं। शिंजुकू स्टेशन के 200 से ऊपर एंट्रेंसेस और एग्जिट्स हैं, इसीलिए आपके होटल के पास वाला जो है वो गूगल मैप्स पे चेक करो और सही वाला ले लो। हमारे होटल के सबसे नजदीक वाला साउथ गेट है, तो हम साउथ गेट से बाहर जाएंगे। वेलकम। फील्स गुड टू बी बैक। गोइंग विदाउट मैप्स। तेरे को रास्ता पता है ना? ठीक है, मैं ट्रस्ट कर रहा हूँ तुझे। हम बिना मैप्स के जा रहे हैं। मैं ट्रस्ट कर रहा हूँ तुझे। आर्यन लास्ट टाइम इसी होटल में रुका था, तो उसकी जो भी मेंटल मेमोरी है अब उसकी असली टेस्ट होगी। टोक्यो में यार अगर मौसम की बात की तो बहुत ज्यादा मूडी है, कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता क्या होगा। बारिश का भी चांस 50% भी होगा, कुछ भी हो सकता है, इसीलिए सब लोग छाता लेके ही घूमते हैं सेफ रहने के लिए। और इंडिया में बारिश जब हो रही है तो ये दिखाता नहीं है कि रेन स्टॉपिंग इन 50 मिनट्स या रेन स्टॉपिंग इन 30 मिनट्स। यहाँ का जो गूगल मैप्स है वो आपको एक छोटी सी झलक दिखाएगा कि बारिश कितने टाइम तक चलेगी। यूजुअली मुझे क्लियर मौसम बहुत ज्यादा पसंद है, पर इस बारिश की वजह से एग्जैक्टली वहाँ पे जो फॉग इकट्ठा हुआ है उससे बहुत मैजिकल लग रहा है। मैंने टोक्यो को ऐसे सिर्फ एक बार देखा है, जब एक दिन टाइफून आया था, तब मैं शिंजुकू में ही फंस गया था। तो काफी मैजिकल है, ब्यूटीफुल। और लकीली बारिश इतनी नहीं हो रही है कि मुझे छाता लेने की जरूरत है, काफी मैनेजेबल है, मजा आ रहा है। और अगर बढ़ जाती है मेरे पास छाता है। ये बैग में पिछले सितंबर 2024 में से जो छाता था वो अभी भी है। हमारे होटल का चेक इन टाइम 2 बजे है, अभी बज गया है 11। पर यहाँ होटल्स में हम लगेज को छोड़ सकते हैं और फिर शहर एक्सप्लोर करने के लिए निकल सकते हैं। तो मेरे इस बैकपैक के अंदर एक छोटा सा फैनी पैक है, जिसके अंदर मैं वॉलेट, पासपोर्ट और एक छोटी सी पानी की बोतल, ये 3 चीजें रखूंगा और फिर हल्का हल्का ट्रैवल करूंगा, क्योंकि इस बैग का वजन काफी भारी है, तो ड्रॉप ऑफ करके काफी अच्छा लगेगा। तो होटल के पास में यहाँ पर एक 24 आवर जिम है। ये वही जिम है जहाँ पर आर्यन 1-2 बार जा चुका है। तो क्योंकि ये हमारे होटल से इतना पास है, हम शायद यहाँ पे एक वीकली पास या कुछ डेली पासेस लेके ट्रेनिंग भी कर सकते हैं। अच्छा है, मेन रोड से थोड़ा अंदर ऐसी गली जाती है। होटल के ठीक सामने का व्यू 1 सेकंड के लिए देखो। ये वीडियो पॉज करो। बारिश की वजह से, फॉग की वजह से सब 1000 गुना ज्यादा अनरियल लग रहा है। ये देखो यार, क्लाउड्स के अंदर चली गई है वो बिल्डिंग। बहुत बढ़िया नेबरहुड है, बहुत बढ़िया सराउंडिंग चीज है। और यहाँ इसके अंदर फैमिली मार्ट भी है। इसीलिए यूजुअली मैं क्या कहता हूँ, हॉस्टल्स के आजू बाजू में कन्वीनियंस स्टोर्स होने चाहिए। इससे पानी, खाना, लास्ट मिनट अगर भूख लग गई तो कन्वीनियंट बन जाता है। इससे कन्वीनियंट और क्या हो सकता है। और फिर उधर नीचे एक लॉसन भी है। लॉसन एक और कन्वीनियंस स्टोर की चेन है। आर्यन को लास्ट टाइम अर्ली चेक इन मिला था, और क्योंकि होटल सेम है, हाई चांसेस है कि हमें अर्ली चेक इन मिलेगा। पर मिलेगा तो भी हम रूम में ज्यादा टाइम अभी स्पेंड नहीं करेंगे, क्योंकि हमने आर्यन के टैनिंग के लिए एक बंदे से कम्युनिकेट किया है और हमें 12 बजे के आसपास वहां पहुंचना है। होटल का इंटीरियर बढ़िया है, लोकेशन बढ़िया है, काफी यूनिक एक्सपीरियंस होगा। पास में मैं आइदर हॉस्टल्स में रहा हूँ या मैंने एक एयरबीएनबी किया था लास्ट टाइम। होटल यूनिक एक्सपीरियंस होगा। लेट्स गो। रिसेप्शन कहाँ पे ढूंढता है? 2nd फ्लोर, 1st फ्लोर, ऐसे कुछ होगा। रिसेप्शन का एक सेपरेट बटन है, देखो 2nd फ्लोर। अभी क्या था? 1 था ना हमारा। नहीं, तो 1 फ्लोर ऊपर। ब्यूटीफुल। हाय, चेक इन दिस। チェキンは2時からです。荷物を預けてもらえませんか？次あたり左の部屋預けると。はい、ありがとうございました。0 790 So system है
गेट द की आउट, अपने बैग में लॉक कर दो। इसके बाद की को इंसर्ट कर दो, इंसर्ट, एक पेन सेट करो, सेट करो और लॉक करो। हमें एक बहुत एक्साइटिंग चीज दिख गई है, ये हमारा होटल है, ठीक है आर्यन? क्या दिख गया? एनी टाइम फिटनेस। यहाँ पर कुछ मीटर की दूरी पे एक एनी टाइम फिटनेस दिख गया है। मे बी शो के बाद हम जाके चेकआउट करते हैं, चार्जेस जो भी है। इससे ज्यादा कन्वीनियंट चीजें नहीं बन सकती। मतलब कितना पास जिम है सोचो, होटल जिम, बढ़िया एकदम, गुड डिस्कवरी। एनीवेज लगेज हमने होटल पे ही ड्रॉप ऑफ कर दिया। काफी यूनिक लगेज सिस्टम थी। यूजुअली चेक इन अगर अर्ली नहीं मिलता तो हम रिसेप्शन के पास लगेज दे देते हैं, वो हमें एक टैग देते हैं और जब हम वापस चेक इन करने के लिए आते हैं तो वो टैग प्रेजेंट करने के बाद हमें हमारा रिस्पेक्टिव लगेज वापस मिल जाता है। पर इसमें पूरी सेल्फ सिस्टम थी, तो हमने एक पिन सेट की, हमारा लगेज वहाँ पे लॉक हो गया और आने के बाद हम खुद उसे अनलॉक करके फिर चेक इन करेंगे। और एक कूल चीज दिखाता हूँ, ये चेक करो, हमने ये बिल्डिंग वहां से एंटर की, ठीक है। हमारा जो होटल है सेम होटल की दूसरी ब्रांच यहाँ पर है और ये एंटर करने के बाद मुझे पहले लगा ये मॉल है, पर ये मॉल नहीं है, ये पूरा होटल है। और होटल के अंदर नीचे वहाँ पे कुछ रेस्टोरेंट्स है, वहाँ पे अगर हम चल के जाएंगे तो एक फैमिली मार्ट है, यहाँ पे वेंडिंग मशीन है। दिखने में मॉल जैसा दिखता है, एटलीस्ट इंडियन सिटीजन के लिए। जापानीज लोगों के लिए ये सब नॉर्मल है। देखो ATM है, ये मॉल जैसा दिखता है कि नहीं आप बताओ? ब्यूटीफुल। देखो रिसेप्शन का बोर्ड वहाँ लगा है, यहाँ पर एक पिलर है, इतने सारे रेस्टोरेंट्स है, कितना कन्वीनियंट है। देखो ये फैमिली मार्ट, अगर फैमिली मार्ट पसंद नहीं आया ठीक वहाँ पे लॉसन। एक्चुअली ये बिल्डिंग के बैक साइड पे 7-Eleven है। वो मेरा पहला मील था जापान में लैंड करने के बाद। और क्या चाहिए, बस अभी पहला मील करते हैं। आर्यन के काबब के लिए हमें एग्जैक्टली जो चाहिए था, एग्जैक्टली वो मिल गया, सॉल्ट और कार्बोहाइड्रेट्स। बस 2 दिन से आर्यन की बॉडी डिप्लीटेड थी, अब हम सोडियम और कार्बोहाइड्रेट से आर्यन को लोड करेंगे, जिससे कल ये स्वेटर उसको फिट नहीं होगा, सब फट के बाहर आ जाएगा स्टेज पे। एग्जैक्टली यही चाहिए था। एक में 41 ग्राम्स ऑफ कार्ब्स है, 2 खाए आर्यन ने, 80 ग्राम्स ऑफ कार्ब्स, परफेक्ट वे टू स्टार्ट द डे। अभी दोनों का एक राइस बॉल नीचे गिर गया। What did you get? ये ओनिगिरी है, सैल्मन, तो राइस बॉल ही होता है पर अंदर थोड़ा सा फिश होता है, वही डिफरेंस है। ऑल्सो हम जापान में चलते चलते खा नहीं सकते, लोकल ट्रेन में खा नहीं सकते, ये ज़्यादा लोगों को पता नहीं होता, इसीलिए वो लेते हैं कन्वीनियंस स्टोर से कुछ, चलते चलते खाते हैं। वो थोड़ा सा रूट कंसिडर किया जाता है, कोई आके आपको रोकने नहीं वाला, पर इट इज़ कंसिडर्ड रूट, इसीलिए ऐसे कोने में अगर जगह मिलती है तो वहाँ पे रुको, खाओ और फिर निकलो। एन्जॉय आर्यन। कार्बोहाइड्रेट, मज़ा आ गया। प्लेन चावल पहली बाइट इन जापान। और जापान में अगर आप ऐसे कन्वीनियंस स्टोर से खाओगे तो एक्चुअली काफ़ी सस्ता पड़ता है। ये देखो ना, करीब 90 रुपये के लिए मुझे पड़ा। प्रोटीन है, कार्ब्स है और थोड़ा सा हेल्दी फैट है, और ऐसे मैंने 2 लिए, तो ब्रेकफास्ट के लिए परफेक्ट और अफोर्डेबल ऑप्शन है। आर्यन ने लिया है एक प्रोटीन शेक। कन्वीनियंस स्टोर की अच्छी बात है कि इनके पास ऐसे बड़े बड़े रेडी टू ड्रिंक शेक्स होते हैं, 30 ग्राम्स प्रोटीन के, रिलेटिवली सस्ते। ये सिर्फ 300 येन का है, कन्वर्जन आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। और मैंने ली है आज की दूसरी कॉफ़ी। अभी हम आर्यन का टैनिंग का काम पूरा खत्म करने वाले हैं। ये जो टैनिंग की जगह है ये फुस्सा नाम के एरिया में आती है, जो शिंजुकू से यानी टोक्यो के सिटी सेंटर से 1 घंटा दूर है, इसीलिए थोड़ी सी लंबी ट्रेन होगी। तो हम वापस शिंजुकू स्टेशन आ गए हैं। यहाँ से हम एक काफी लंबी ट्रेन लेके इसके टैनिंग का काम खत्म करेंगे और फिर इसका कार्ब अप कंटिन्यू करेंगे। फर्स्ट टाइम ना? सुमिमासेन, गोमी बाको आरिमासु का? आरिगातो गोजाइमाशिता। सुमिमासेन。どこから来られたんですか？あ、インドから来ました。本当に、はい寒い。はい、友達が大会に出ます。はい。あ、大丈夫ですか？はい、ありがとうございます。कैसा लग रहा है? काफ़ी डिफरेंट, काफ़ी यूनिक सा एक्सपीरियंस। ऑब्वियसली साकेत होने की वजह से लैंग्वेज बैरियर बहुत कम हो गया है, आई मीन ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट है। अंदर गया, स्प्रे किया उन्होंने, एंड नाउ आई एम अ डिफरेंट शेड। काफ़ी यूनिक लग रहा है। अभी एक फ़ोटो दिख जाएगा आपको प्री शो का। आई थिंक सेकेंड डे पे थोड़ा और डार्क होता है, तो आज होटल रूम में जाएंगे, रात को अच्छे से नहा लेंगे, एंड देन कल देखते हैं क्या कलर आएगा फाइनली, देन स्टेज टाइम। तो आर्यन का जो भी टैनिंग एक्सपीरियंस था वो मेरे लिए भी फर्स्ट टाइम था। मैंने जिंदगी में पहले टैनिंग कैसे होती है, उसकी प्रोसेस क्या होती है, उसका मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था। प्रोसेस काफी सिंपल थी, 5-10 मिनट में उन्होंने कोट लगाया और फिर वहाँ पर 4 पंखे लगाए हुए थे, तो उन पंखों के सामने आर्यन खड़ा था 20 मिनट के लिए। तो दोनों फ्रंट और बैक, जब तक सूखता नहीं है तब तक वो वहाँ पे खड़ा था। सब कुछ हो गया है और आर्यन की फिजिक टैन
जापान होने के बाद वो लुक देख के मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया। एंड कीप इन माइंड कि आर्यन सिर्फ 1 सालों के लिए ट्रेन कर रहा है। अब कार्बअप के बाद तो और फिजिक फुल होगी। मजा आ गया। How does this area look? मेरे पहले जापान ट्रिप के बाद मैं जो 4X लेके आया था उसमें से एग्जैक्टली 11,000 येन बचे थे एंड दैट इज़ हाउ मच दिस ट्रीटमेंट कॉस्टेड। मुझे पता है ऐसे बिलीफ नहीं रहता है बट जस्ट मे बी इट वॉज मेंट टू हैपन। गाइस टैनिंग तो हो गई है पर मुझे आप सबको टोक्यो के बाहर की जो एरिया है वो थोड़ी सी दिखानी है। ये जो रेसिडेंशियल एरिया है ये टोक्यो से 50 किलोमीटर दूर है और अगर हम गाड़ी से बाय रोड जाते तो हमें यहाँ पे पहुँचने के लिए 1.5 घंटे या 2 घंटे के पास लगते। पर जापान में स्पेशली टोक्यो सिटी में रेल का नेटवर्क इतना अच्छा होने की वजह से यहाँ पहुँचने के लिए हमें सिर्फ 35 मिनट्स लगे। पर एरिया टोक्यो से कंपेयर किया बहुत ही ज्यादा अलग है। ज्यादा तक रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स है, ज्यादा कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस नहीं है और शांति बहुत ज्यादा महसूस होती है। टोक्यो में जितने लोग आपको हर जगह दिखते हैं वो कभी कभी लोगों के लिए ओवरवेलमिंग हो सकता है। इसीलिए टोक्यो से सिर्फ आधा घंटा दूर आने से जिस टाइप का पीस मिलता है वो देखने में बड़ा मजा आता है। पर वो भी नोटिस करो इवन दो ये एरिया टोक्यो के आउटस्कर्ट्स में है उतनी ही वेल डेवलप्ड है। इंफ्रास्ट्रक्चर, फैसिलिटीज, ऐसा लगता नहीं है कि हम टोक्यो के बाहर गए। तो अभी हम स्टेशन पे जाएंगे और वापस शिंजुकू की ओर निकलेंगे। एथलीट रिलेटेड एक चीज अभी भी बची है, एथलीट रजिस्ट्रेशन। पता है एक और चीज क्या बची है? एथलीट मील, मिस्टर डोनट। एथलीट मील कल होगा तेरा पर एथलीट रजिस्ट्रेशन कितने 6 बजे है? 6 बजे शुरू होगा एंड हम लोगों ने कंफर्म कर लिया जो लोकेशन मेरे पास था वही है। सो उन्होंने एक पास दिया है जो मेरे कलरिंग को भी सर्टिफाई करेगा। उन्होंने बताया था कि एक स्पेसिफिक पार्टनर से ही कराना है। खुद भी कर सकते थे प्रो टैन प्रोडक्ट्स के साथ। वो ट्यूब अगर मैं घर पे खरीदता इट वुड बी 3,500। यहाँ पे वी पेड अराउंड 5,000 रुपीज़। बट एक्सपीरियंस जो ओवरऑल था स्मूथ निकला एंड इट वॉज नाइस। बाहर आने का भी एक चांस मिला, नहीं तो साकेत और मैं होटल रूम में बैठ के वो मेरे ऊपर स्प्रे करते रहता। अलग टाइप की मेमोरी बट ठीक है। और ये जो एथलीट रजिस्ट्रेशन है इसके टाइमिंग्स शाम के 6 बजे से लेके रात के 8 बजे तक है। तो हम आई थिंक 6 साढ़े 6 बजे शिंजुकू से वापस ये लंबी ट्रेन लेंगे और वो भी काम खत्म करेंगे और फिर सिर्फ कल का दिन बचेगा। ऑल्सो जापान में इचिरान रामेन करके एक बहुत फेमस रामेन चेन है जो मेरा फेवरेट जापानीज फूड है। पर सेकंड नंबर पे पता है क्या आता है? ये कोको इचिबान या। ये पूरे जापान में सबसे टेस्टी करी राइस बनाते हैं। पर मैंने आर्यन को एक बड़ी प्रॉमिस किया कि जब तक उसका शो खत्म नहीं होता तब तक मैं बाहर रेस्टोरेंट में कुछ खाना नहीं खाऊंगा। इसीलिए तब तक 7-Eleven, लॉसन और फैमिली मार्ट से कन्वीनियंस स्टोर फूड ही मेरे पेट के अंदर जाएगा और फिर हम अलग अलग रेस्टोरेंट्स पे ये इसका वेजिटेरियन खाएगा, मैं अपना खाऊंगा। तो इन दिस टुगेदर नो चीटिंग। तो आर्यन कन्वीनियंस स्टोर में और राइस बॉल्स ढूंढ रहा है और मैं वॉशरूम ढूंढ रहा हूँ। यहाँ पर जापान में पब्लिक वॉशरूम्स काफी ज्यादा होते हैं तो जब तक मुझे दिखता नहीं है तब तक आर्यन खाने के लिए कुछ ढूंढेगा। पर टोक्यो के जो आउटस्कर्ट्स हैं उनकी ब्यूटी बहुत अलग होती है। आपको ऐसे बेंचेस देखने को मिलेंगे, थोड़ी सी शांति देखने को मिलेगी। ये देखो ये ट्रेन स्टेशन है जहाँ से हम उतरे थे। काफी सुंदर और काफी शांत सा इलाका है। अगर मैं 2 मिनट के लिए चुप बैठूंगा कोई आवाज नहीं होगा। देखा कितना शांत है। ये ब्यूटी है टोक्यो से थोड़ा दूर आने की। आर्यन के दूसरे कार्बअप के लिए ये मिला है, चावल ही है पर थोड़ा सा फ्लेवर के साथ, सिर्फ 1 ग्राम ऑफ फैट है। और ये मेरा लंच। अभी टाइम का जो भी कॉन्सेप्ट है वो दिमाग से थोड़ा चला गया है। आर्यन ने इस ट्रेन में आधे घंटे की नैप ली, वो थोड़ा सा फ्रेश लग रहा है। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज का पूरा दिन कितना लंबा हुआ है। हमारी फ्लाइट सुबह के 7 बजे लैंड हुई जापान टाइम के, तब इंडिया में 3:30 बज गए थे सुबह के और हमारी फ्लाइट निकली थी कल रात को इंडियन टाइम के अनुसार। तो 4 घंटों की नींद हुई है। टाइम डिफरेंस की वजह से अब बॉडी में थकान महसूस हो रही है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आज का दिन खत्म ही नहीं हो रहा है ऐसे लग रहा है। तो अब हम जाके होटल में चेक इन करेंगे। थोड़ा सा आराम नहीं कहूँगा मैं क्योंकि वापस 3 घंटों में बाहर निकलना है, पर काम वाम करेंगे, एटलीस्ट थोड़ा फ्रेशन अप होंगे, मुंह भी धोना है और फिर बचा हुआ आधा दिन कंप्लीट करेंगे। डजंट इट फील दैट वे? आई मीन काफ़ी लंबा दिन चल रहा है बट इट्स गुड। वही चाहिए था हमें इस ट्रिप से इन अ वे। दिन जितना मैक्सिमाइज कर सकता है उतना करना है हमें। सेंड इट। रूम में जाने के बाद रूम के अंदर पानी ना होने की वजह से हम ऑन द वे, मैंने सुबह आपको जो दिखाया था उसी कन्वीनियंस स्टोर से पहले पानी उठाएंगे, आर्यन के लिए नेक्स्ट मील उठाएंगे और फिर जाके चेक इन करेंगे। इस ट्रिप का पहला लॉसन।
गाइस इस लॉसन में वैरायटी बहुत ज्यादा है। सुबह से हम फ्रूट्स ढूंढ रहे थे, पिछले कन्वीनियंस स्टोर्स में दिखाई नहीं दे रहा था, पर यहाँ पर अलग अलग फ्रेश कट फ्रूट्स के बोल्स है। तो आर्यन के लिए हम 3 या 4 ले लेंगे। यहाँ पर 2 लीटर पानी ईच, ये सबसे इकोनॉमिकल पड़ता है बाय द वे। आप जितनी बड़ी बॉटल लोगे उतना सस्ता। सामान ले लिया, अब बस चेक इन करना है और कपड़े बदलने हैं। 24 घंटों के लिए इसी कपड़े में जी रहा है। अच्छा खासा सेल्फ चेक इन होने वाला था, पर हमारे इंडियन पासपोर्ट्स थोड़े पुराने होने की वजह से उनमें कोई चिप नहीं है, इसीलिए और 5-10 मिनट लग गए और मैन्युअली उनको सिस्टम से चेक इन करना पड़ा। अब हमने सुबह जो बैग्स यहाँ पे छोड़े थे वो हम अनलॉक करेंगे, मस्त रूम में जाके फ्रेशन अप करेंगे। हम लोग 5th फ्लोर पे, रूम नंबर 578। वाह, इंटीरियर काफी फनी सा है। छोटा सा एकदम कॉम्पैक्ट लग रहा है। सीलिंग्स भी थोड़े से लो है। 578 ये वाला हमारा है। एकदम बनाना का स्मेल आ रहा है। होटल का भी कारबाब चल रहा है सर। एंट्रेंस काफी नैरो दिख रहा है और ये बहुत नैरो है रे। गाइस जगह काफी थोड़ी कम है। टोक्यो में ऐसे ही होता है, स्पेस का इशू होने की वजह से रूम्स थोड़े से छोटे हैं। ये देखो ऐसे बेड के पास में सारे कंट्रोल्स हैं, लैम्प वैम्प, क्या बात है। तो रूम टूर देने के लिए ज्यादा कुछ है नहीं, और मैं सब कुछ वाइड एंगल में दिखाऊंगा ताकि एक्चुअली थोड़ा वाइड दिखे। अगर मैं ये 1x में स्विच करूंगा तो शुरू होने के पहले ही खत्म हो जाएगा। इतनी सी रूम है, ज्यादा कुछ नहीं है। एक टेबल है काम वाम करने के लिए, एक डबल बेड, और फिर रूम खत्म हो जाती है। उतनी ही रूम है। पर जैसे मैंने बोला, अगर आप क्योतो में जाओगे तो स्पेस का इतना इशू ना होने की वजह से रूम्स के साइजेस भी थोड़े बड़े होते हैं। बाथरूम में भी जो भी लगता है वो सब कुछ है, पर सब कुछ एक बहुत ही कॉम्पैक्ट स्पेस में उन्होंने एफिशिएंटली बिठाया है। टॉयलेट की एरिया इतनी सी है, बेसिन एकदम बाथटब और इस एरिया के बीचों बीच है, और छोटी सी शावर एरिया, इतनी सी बाथरूम है। तो ये सिर्फ ट्रिप का पहला दिन है, पर पहला दिन होने के बावजूद मेरे और आर्यन के पास बैलेंस है। हम दोनों वेकेशन, साइट सीइंग और ट्रैवल के साथ साथ काम भी कर पा रहा है। आर्यन अपना टेक राइटिंग करता है, मैं अपना कोचिंग का काम करता हूँ, और क्योंकि वीडियो क्रिएशन हम दोनों की एक बहुत डियर पैशन है, हम उसे भी कंसिस्टेंटली जारी रख पा रहे हैं। और मुझे ये भी पता है कि इस पूरे ट्रिप में अगला जो 1 हफ्ता होगा उसमें हम इस बैलेंस को कंटिन्यू कर पाएंगे, क्योंकि इस बैलेंस से सिर्फ फिजिकली ही नहीं पर मेंटली भी एक ब्रेक मिलता है। टोक्यो जैसे फास्ट पेस सिटी में होने की वजह से पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जो भी कम्यूट होता है वो इतने रश्ड कंडीशन में लगाना पड़ता है कि उससे दिमाग को भी थोड़ा सा लोड आ जाता है। तो ये जो वर्किंग सेशंस होते हैं जो हम एक जगह पे बैठ के शांति से लगाते हैं, उससे हम दिन के सेकंड हाफ के लिए भी फ्रेश होते हैं। रेडी ब्रदर? अभी ऑलमोस्ट शाम के 5 बज गए हैं। अभी जब हम बाहर निकलेंगे ना, हम बहुत लाइट ट्रैवल करने वाले हैं। एक इम्पोर्टेंट चीज है कि 5:30 बजे के बाद टोक्यो में ऑफिस ट्रैफिक चालू होता है, और रश आवर ऑफिस के वक्त शिंजुकू स्टेशन एक पागल खाना बन जाता है। इसीलिए हमारी जो भी बैग्स है, जो भी बड़े बड़े बैग्स है, वो हम रूम में ही रखेंगे। और मैंने इसके अंदर एक छोटी सी फैनी पैक कैरी किया, मैं वो लेके जाऊंगा, और शायद आर्यन का भी पासपोर्ट उसी के अंदर रखूंगा ताकि वो सिर्फ वॉलेट के साथ ट्रैवल कर सकेगा। ओके, आर्यन का कार्बअप एज पर प्लान जा रहा है। फिजिक टाइट हो गई है, लुक एट दैट। तो ये जो एथलीट रजिस्ट्रेशन वाली जगह है, ये काफी ज्यादा दूर है। मैंने अभी मैप्स चेक किया और हमें एक ट्रेन और एंड में एक बस भी लेनी है। हीनो सिविक हॉल या हीनो सिटी हॉल करके कोई जगह है, ऐसे ही टोक्यो के आउटस्कर्ट्स में आती है। तो हमें इस जापान ट्रिप की पहली बस राइड भी आज करने को मिलेगी। काफी लंबा दिन है, काफी एडवेंचरस दिन है, पर एट द एंड ऑफ द डे हम इसके कंपटीशन के लिए आया है। मेन पर्पस यही है, गुड मेमोरीज। ऑल्सो याद है मैंने कहा था टोक्यो में वेदर बहुत ज्यादा मूडी होता है। होटल आने के पहले बहुत ठंडी थी, बहुत ओवरकास्ट वेदर था, ग्रे कलर के बादल आ गए थे। अभी देखो धूप आ गई है, बादल अभी भी वैसे है, पर वहाँ से सनसेट हो रहा है, ये दिखाई दे रहा है। शाम के 6 बजे होटल रूम से निकलने का सिर्फ एक डाउन साइड है, भीड़ देखो, भीड़। इतने लोग अभी स्टेशन से बाहर निकल रहे हैं और इसके अंदर हमें जाना है इन लोगों के बीच में। जैसे ही ये बत्ती ग्रीन हो जाती है, इट्स गो टाइम। सब लोग सीट बेल्ट पहनो, ब्रेस योरसेल्फ। ये थोड़ा डरावना लग सकता है। जिंदगी का सबसे रैंडम माइलस्टोन हो गया एक बस के अंदर। Oh my bad. Who is the lucky one? Come on. तेरा है क्या दूसरा अकाउंट? तू ही कर दे। हो गया। Yes, bro.
तो ये बस लेके हम पता नहीं कहाँ पर आ गए हैं। ऐसा लगता है किसी डोरेमोन का विलेज या कुछ है। थोड़े बहुत रेसिडेंशियल घर है, इतना शांत नेबरहुड है। हम टैन करवाने के लिए जहाँ पर आए थे, ये नेबरहुड उसका बाप है। ये नेक्स्ट लेवल है। तो अभी हमने गूगल मैप्स लगाया है, चल के उस इवेंट वेन्यू तक जाएंगे। और अंधेरा भी होने वाला है, इसीलिए कोल्ड थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है अभी। क्या नेबरहुड है पर वहाँ पर इन द डिस्टेंस एक बिल्डिंग है। कंपटीशन वेन्यू भी यही है, इसीलिए अच्छा हुआ हम आज आ गए। अभी हमें ये रूट थोड़ा बहुत पता है, कितना टाइम लगेगा ये भी पता है, और बस कहाँ से लेनी है वो भी पता है। तो कल ज्यादा टाइम नहीं लगेगा शो डे पे। तो हम बिल्डिंग के पास तो आ गए हैं और मैप्स बता रहा है एंट्रेंस यहाँ से है। अच्छी चीज है कि हमें 2 एथलीट्स दिखे थे, वो भी अपना रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए यही पर आया है। इसीलिए एटलीस्ट कंफर्म्ड है कि हम सही लोकेशन पे आ गए। क्योंकि बोर्ड या कुछ वैसे दिखाई नहीं दे रहा, पर उनकी वजह से कॉन्फिडेंस आया है कि हम भटक नहीं गए। हम हीनो सिविक हॉल के ठीक बाहर है। कंफर्म हो गया है, सही लोकेशन है। ये देखो लोग दिख रहे हैं, एथलीट्स दिख रहे हैं। अंदर जाके रजिस्टर करते हैं। 白ありがとうございます。黒は選手の方、お願いします。これ明日腕につけてください。お願いします。明日の大会は同じ場所にありますか？ここですね。はい、ありがとうございます。お願たします。9時45分はいです。お願いします。はい、ではこちらにすみません。すみません、ありがとうございます。तो गाइज हम 2 चीजें कलेक्ट करने के लिए 1.5 घंटा सफर करने के लिए आए। ये है आर्यन का बिब नंबर, ये इसके शॉर्ट्स के ऊपर जाएगा। ये जो सफेद रंग का है ये बैक स्टेज पास है और ये एथलीट पास है। तो बस इसके लिए हम यहाँ पर आए थे। और हमें एक और एडिशनल इन्फॉर्मेशन पता चली, कल एथलीट्स मीटिंग होने वाली है सुबह के 9:40 पे। तो हमें शायद 8 बजे घर से निकल के यहाँ पर आना पड़ेगा और फिर पूरा दिन इसी एरिया में कुछ करना पड़ेगा। क्योंकि शो कितने बजे है? मेंस फिजिक आई थिंक अराउंड 3 o'clock 3:30 शुरू होगा, बट वो भी कल डेफिनेटली कंफर्म पता चलेगा। बट फ्रॉम व्हाट आई हैड सीन 3:30 बजे के आसपास है। लॉन्ग डे। और इसका मतलब हमें आर्यन के मील्स भी कैरी करने पड़ेंगे, उसके इलेक्ट्रोलाइट्स कैरी करने पड़ेंगे, क्योंकि ये हमारे होटल रूम से इतना लंबा होने की वजह से हम वापस रूम में नहीं जा सकते। तो आई एम गेसिंग शो के बाद ही हम डायरेक्टली शिंजुकू जाएंगे। तो तब तक सारी चीजें हमें कैरी करके यहाँ पे आना पड़ेगा अच्छे प्रेपरेशन के साथ। एंड ये जो भी एरिया है इसकी थोड़ी रिसर्च करनी पड़ेगी। आजू बाजू में अगर कैफे है, कोई कन्वीनियंस स्टोर्स है, उससे मदद मिलेगी। ऑल्सो एक छोटा सा सीन हो गया है, हमने यहाँ पे जो बस ली थी उसका पेमेंट हमें कैश से करना था, क्योंकि हमारे पास 5000 येन की नोट थी। पर बस कंडक्टर ने बोला अगर 1000 येन की नोट है वही चलेगी, अगर नहीं है तो आप अपना मेट्रो कार्ड इस्तेमाल कर सकते हो। अब मेरी उस मोमेंट में थोड़ी सी ये हो गई, क्योंकि मेट्रो कार्ड के अंदर बैलेंस इस बस का पेमेंट करने के बाद सिर्फ 100 येन बचता, पर और कोई ऑप्शन नहीं था। इसीलिए अब हमारे कार्ड में इसके अंदर सिर्फ 100 येन बचे हैं। और अब हम ट्रेन स्टेशन तक तब तक नहीं जा सकते जब तक हमारे पास कैश ना आए। तो 2 ऑप्शंस है, आइदर हम ATM से कैश विड्रॉ कर सकते हैं, या नंबर 2 आर्यन वहाँ पर उस वेंडिंग मशीन में चेक कर रहा है अगर 5000 की नोट डाली तो उससे चेंज बाहर निकलता है कि नहीं। पर उसके रिएक्शन से मुझे नहीं लग रहा कि वो प्लान सक्सेसफुल हुआ है। वेंडिंग मशीन एक्सेप्ट नहीं कर रहा 5000 का नोट। थोड़ा सीन हो गया है ब्रदर। सुमिमासेन, चिकाको नी ATM ありますか? ATM はい。या कोम्बिनी तो कहा है। コンビニありますよ。 एक फैमिली मार्ट 2 मिनट की दूरी पे है, वहाँ हम चल के जाएंगे। और स्ट्रैटेजी ये होगी कि अगर वहाँ पर सुइका का रिचार्ज मशीन अवेलेबल नहीं है तो हम 5000 येन की नोट उनको देंगे और दुकान से कुछ खरीदेंगे। क्योंकि यहाँ पे इंडिया की तरह वो बोलते नहीं है कि यार छुट्टा पैसा दे दो। अगर हमारे पास नहीं है और हम बड़ी नोट देते हैं तो वो हमेशा उस नोट को ब्रेक करके एग्जैक्ट चेंज वापस करते हैं। तो उससे हमारे पास छोटे छोटे नोट्स और थोड़े से सिक्के आ जाएंगे, जिससे हम बस लेके एटलीस्ट स्टेशन तक जा पाएंगे। और हमें ऑन द वे थोड़े से रेन ड्रॉप्स भी महसूस हुए। और हमारे पास छाता नहीं है, इस पाउच के अंदर पासपोर्ट है। तो हम 0 प्रिपरेशन के साथ यहाँ पर आए हैं। थोड़ा रश करना पड़ेगा। लेट्स हेड बैक। ओके, करेक्शन, वो फैमिली मार्ट नहीं बल्कि एक लॉसन था जो ठीक हमारे आंखों के सामने है। इसीलिए पैसों का इंतजाम जल्दी हो जाएगा। डजेंट मैटर कौन सा कन्वीनियंस स्टोर है, बस छुट्टा पैसा निकाल के वापस घर जाना है। पर वो भी है पता है, इवन दो हम टोक्यो से बहुत दूर आ गए हैं, ऐसे नेबरहुड्स में भी अनसेफ कभी लगता नहीं है। जापान में हमेशा बहुत सेफ और कंफर्टेबल फीलिंग आती है। और खो भी गए तो लोग हमारी मदद करने के लिए तैयार होते हैं। वो अपना काम छोड़ के हमें अच्छे से गाइड करेंगे। तो वो टोक्यो और जापान के बारे में मेरी फेवरेट चीज़ है कि नेबरहुड्स बहुत सेफ होते हैं और कभी डरावना या ऐसा नहीं लगता कोई बंदूक लेके आएगा और हमारे पैसे चोरी करेगा। छुट्टा पैसा मिल गया। अब मैं और आर्यन 11 मिनट बस का इंतजार करेंगे। ये छोटा सा बस स्टॉप है और कोई नहीं है। ये यहाँ पे अंगूर खा रहा है, ये देख रहे हो 1947, ये लास्ट बस है। ये छूट गई तो गेम ओवर। लाइट्स देख के खुशी हो रही है। चिल्लर की कीमत
बहुत कम लोग समझ पाएंगे। आज जान बचा ली इसने। यहाँ पर स्टेशन पे सबसे टॉप प्रायोरिटी चीज़, हम मेट्रो कार्ड रिचार्ज करेंगे और फिर वापस शिंजूकू जाएंगे। काफ़ी इजी प्रोसेस होती है, मैं आपको कल बताऊंगा। अगली ट्रेन 5 मिनट में निकलती है, वो मिस नहीं होनी चाहिए, वरना वापस आधा घंटा यहाँ पे रुकना पड़ेगा। हम फाइनली शिंजूकू वापस आ गया है एक बहुत ही एडवेंचरस दिन के बाद। पर आज हमारे अंदर शिंजूकू के मेन एरियाज एक्सप्लोर करने की एनर्जी नहीं है, इसीलिए रूम में जाएंगे, डिनर करेंगे एंड वील कॉल इट अ डे। इट्स लाइक पिछले 48 आवर्स 48 छोड़ 12 घंटे, हम 12 घंटे पहले लैंड हुए। फील्स लाइक 48 आवर्स। इसी के साथ आज का एडवेंचरस वीडियो खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, एक लाइक छोड़ देना। दिल से पसंद आया तो किसी भी दोस्त के साथ शेयर करना। स्टे सेफ, गुड नाइट, नॉट डन येट। कबाब कंप्लीट, गुड नाइट। कल एक इम्पोर्टेंट दिन है, सी यू टुमारो।